हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज में आज हम एक साथ पढ़ेंगे 3 चैप्टर और ये रिवीजन का अपना लास्ट वीडियो होगा। 3 चैप्टरों को एक साथ पढ़ेंगे, बहुत इजी चैप्टर है और इन तीनों चैप्टर के वेटेज के बारे में हम बात करें तो हम चैप्टर नंबर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 तीनों चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो 7 मार्क्स रहेगा और 7 मार्क्स में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 14 की, सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको पूछेगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक एमसीक्यूज और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑलराइट, यदि हम बात करें अवर एनवायरनमेंट की, बहुत ही बेहद आसान चैप्टर है और इसमें एक पूछेगा आपको एक एमसीक्यूज और एक पूछेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, और ये इंटरप्रेशन बेस्ड, ये यूज ऑफ नॉलेज बेस्ड। इसके बाद में आता है अपना अंतिम चैप्टर, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर काफी बड़ा, लेकिन आपसे खाली एक ही एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो ओवरऑल 3 चैप्टरों के बारे में बात करें तो 7 मार्क्स के चैप्टर है और 7 मार्क्स में आपको पूछेंगे 6 क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट ईयर पूछा गया था सीएफसी की फुल फॉर्म क्या है। सीएफसी की फुल फॉर्म के बारे में पूछा था 1 मार्क्स का। ओके, और इसके बारे में पूछा था एक्सप्लेन कीजिए रिसाइकिल के बारे में, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। ओके, और ये एनवायरमेंट वाले चैप्टर से। इसके बाद में पूछा था आपको ये टिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, टिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है। और इसके बाद में पूछा था 2 मार्क्स में जो आपके इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर होते हैं, इनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ऑलराइट, इन दोनों में कंफ्यूज, इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछा था 2 मार्क्स का, 1+1। तो इस साल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलराइट, तो ये था लास्ट ईयर का, जो कि आप इसे गैस कर सकते हो कि आपसे आप क्या पूछेगा इस साल। सीएफसी की फुल फॉर्म, रिसाइकिल के बारे में पूछा था, एक्सप्लेन कीजिए रिसाइकिल क्या होता है। ऑलराइट, डैम के बारे में पूछा, टिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है। ऑलराइट, और प्रोड्यूसर और ये कंज्यूमर में डिफरेंस पूछा था। ये था लास्ट ईयर का। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। 4 मार्क्स का है, आउट ऑफ 7 मार्क्स। ये 4 मार्क्स खाली एक ही चैप्टर लेगा और ये 2 चैप्टर की जो वैल्यू होगी वो 3 मार्क्स की होगी। इन 3 मार्क्स में 2 आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और एक मिलेगा आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तीनों चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ईजी है, एक भी मार्क्स आपका इसमें से नहीं कटेगा। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर की, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ एनर्जी में हम बात करें तो आपको यहाँ प्रॉब्लम खाली यही करेगा आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सोर्स ऑफ एनर्जी में बात करें तो इस अपने चैप्टर के अंदर पूछा गया है कि बताया गया है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम काफी सालों से एनर्जी के लिए जो सोर्स यूज करते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किया है कि कोल और पेट्रोलियम से हम काफी सालों से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, और इसके बाद में हम बात करें बायोगैस प्लांट। तो इन तीनों में से भी बात करूं, फॉसिल फ्यूल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मल पावर प्लांट इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रो पावर प्लांट इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, इसके बाद में आता है बायोगैस प्लांट। ये जो अपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है, स्पेशली मैथेन गैस। ऑलराइट, तो इन चारों में से इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मल पावर प्लांट इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से। इसके अंदर क्या होता है, कोयले को बर्न किया जाता है और बर्न करके पानी से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, इसके बाद में आता है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो मतलब होता है वाटर। क्या होता है कि जो पानी को काफी ऊंचाई पे स्टोर करके और उस स्टोर्ड पानी से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। इसके बारे में बात करते हैं, बाद में बात करते हैं बायोगैस प्लांट। ये इंपॉर्टेंट है, बायोगैस प्लांट। ओके, बायोगैस प्लांट एक ऐसा प्लांट, गैस का ऐसा प्लांट जिनमें क्या यूज किया जाते हैं, बायो प्रोडक्ट। ओके, लाइक काउ डंग, वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो काउ डंग होता है उसके अंदर पानी मिला के स्लरी बनाया जाता है और एक बड़ा सा टैंक होता है, उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ये जो आपकी काउ डंग और स्लरी ये डिकम्पोज हो जाता है, तो इसमें मैथेन गैस बन जाती है और डिकम्पोज होने के बाद इसका जो वेस्ट बचता है वो भी काम में आता है और जो गैस बनती है वो भी काम में आती है। बायोगैस प्लांट के अंदर जो बनने वाली गैस आती है वो है मैथेन। सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी होगी, मैथेन की, 75%। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आता है विंड एनर्जी। और मैं बात करूं विंड एनर्जी का, ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। विंड एनर्जी, विंड मिल। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के अंदर एक येलो कलर में 3-4 लाइनें दे रखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि विंड एनर्जी कंट्री कौन सी है। डेनमार्क कौन सी कंट्री है जो विंड एनर्जी के अंदर टॉप इन द वर्ल्ड, या
द कंट्री विच प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विंड मिल्स, दैट इज डेनमार्क। ऑलराइट, और इसके बाद में बात करूं मैं इस चैप्टर के अंदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आएगा, इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आएगा एमसीक्यूज, एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। यदि मैं इस चैप्टर की शुरुआत में बात करूं तो आपसे ये पूछ सकता है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। एक अच्छा एनर्जी का सोर्स कौन सा होता है, गुड कैरेक्टरिस्टिक, आई मीन राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक और 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एनर्जी सोर्स। एक अच्छा एनर्जी का सोर्स कौन सा होता है, उनकी 2 विशेषताएं बताइए। तो स्टूडेंट्स, एक अच्छा एनर्जी का सोर्स वही होता है जो ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करे और कम मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस करे। ऑलराइट, जो कि इकोनॉमिकल हो और इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट, तो ये बार ये पूछा गया था, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 मार्क्स में ही पूछ सकता है। ऑलराइट, और इसके बाद में इस चैप्टर को डिवाइड करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ में इनमें से कुछ नहीं पूछेगा आपको। ये फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इनके बारे में नहीं पूछेगा। तो विंड मिल और ये बायोगैस प्लांट, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये एमसीक्यूज। ऑलराइट, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बायोगैस प्लांट के अंदर जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस होती है वो कौन सी गैस होती है, मीथेन। और विंड मिल के अंदर वही द कंट्री विच प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी थ्रू विंड मिल, दैट इज डेनमार्क। और इंडिया के अंदर भी एक लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट है, विंड मिल है। ऑलराइट, तो यहाँ से भी आपको पूछ सकता है। ऑलराइट, और अभी हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का। यदि मैं बात करूं सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी। सोलर बोले तो सन की हीट से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। सन की एनर्जी को स्टोर करके उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा सोलर सेल, बहुत सारे सोलर सेल मिलके यूज बनाया जाता है सोलर पैनल। और कई बार ये पूछ भी सकता है आपको कि एक सोलर सेल होता है वो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, 0.5 to 1 वोल्ट, 0.5 to 1 वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है। और इस वोल्टेज के अंदर उसको अपने को जो वोट मिलेगी, पावर मिलेगी, वो मिलेगी 0.7 पावर, 0.7 वोट, 0.7 वोट। ओके, और एक टर्म और सुनने को मिलेगा आपको, दैट इज सोलर पैनल। सोलर पैनल, बहुत सारे सोलर सेल मिलके क्या बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना एमसीक्यूज के अंदर, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आपको 2 एलिमेंट के नाम सुनने को मिलेंगे, एक मेटलॉइड है और एक का मेटल है सिलिकॉन, जो कि सोलर सेल बनाने में काम में लिया जाता है। काफी महंगा है, इसलिए सोलर पैनल और ये सोलर पैनल बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर जो सिलिकॉन यूज होता है जो काफी महंगा होता है। ऑलराइट, और सोलर पैनल बनाने के लिए सोलर सेल को आपस में ऐड किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो कनेक्ट करने के लिए जो मेटल यूज किया जाता है वो है सिल्वर भी महंगा, सिलिकॉन भी महंगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये थोड़ी महंगी है। ऑलराइट, तो आप याद रखना, सिल्वर यूज्ड फॉर टू कनेक्ट सोलर सेल। ऑलराइट, और सोलर सेल बनाने में यूज किया जाता है सिलिकॉन, जो कि एक मेटलॉइड है। ऑलराइट, और यदि ये भी नहीं पूछेगा तो आपको पूछेगा राइट टू यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज कहाँ पे होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ। ऑलराइट, या विच मेटल इज यूज्ड इन सोलर सेल, राइट टू यूज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का यूज कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, जो आपके टेलीविजन स्टेशन होते हैं वहां पर, सैटेलाइट के अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। ऑलराइट, तो मैं बोल सकता हूँ कि सोलर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और इसके बाद में बात करूं कि इस चैप्टर में है कि एनर्जी फ्रॉम सी या एनर्जी फ्रॉम ओशन। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी, ओशन एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ओशन का जो टेम्परेचर होता है ना, उसके टेम्परेचर को यूज करके हम एक ऐसे केमिकल को वेपर में कन्वर्ट करते हैं जिसे टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो क्या लिखा है, थर्मल, ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल बोले तो टेम्परेचर, जो ओशन का टेम्परेचर होता है टॉप और बॉटम का, वो मिनिमम 20 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। तो उस टेम्परेचर के अंदर हम एक ऐसा वोलेटाइल केमिकल जो कि आसानी से या कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसे वेपर से हम टरबाइन को रोटेट करवा लेते हैं।
तो ये पूछ सकता है कि टॉप और बॉटम के अंदर कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए किसी वोलेटाइल केमिकल को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और वहां पे जो केमिकल हम यूज में लेंगे वो होगा लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे हम ओशन के टेम्परेचर को यूज करेंगे। मिनिमम टेम्परेचर द मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए टॉप और बॉटम का। टॉप पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉटम पे टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो ऊपर जो हाई टेम्परेचर होगा उससे हम जो वोलेटाइल नेचर का केमिकल होगा अमोनिया उसको वेपर बनाएंगे, और जो नीचे बॉटम के अंदर टेम्परेचर कम होगा उसे वापस उसको लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। तो अमोनिया कभी वेपर में बनेगी, अगले रोटेशन में वो लिक्विड बनेगी। ऑलराइट, तो टेम्परेचर का डिफरेंस याद रखना 20 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, और जियोथर्मल एनर्जी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जियोथर्मल एनर्जी इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। और इसके बाद में आता है इस चैप्टर के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी एग्जाम के अंदर, तो मैं कैसे बोलूं कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ेंगे तो मैं बोल सकता हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी के बारे में बात करूं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ के जाना है, सोलर एनर्जी, बायोगैस प्लांट, विंड एनर्जी। ऑलराइट, तो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो सोलर सेल से बन सकता है या बायोगैस प्लांट से बन सकता है। 1 मार्क्स का यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये एलिमेंट के नाम पूछ सकता है। इसके बाद में आता है इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी। स्टूडेंट्स ये 2 टाइप की होती है, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन FI न्यूक्लियर फ्यूजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस एटम हैविंग हैवी न्यूक्लियस जो कि स्प्लिट अप हो जाएगा लाइट न्यूक्लियस के अंदर, जब उसके तरफ हम बॉम्बार्ड करते हैं लाइट एनर्जी के न्यूट्रॉन की। गॉट इट, एक बड़ा एटम स्प्लिट अप हो जाएगा छोटे एटम के अंदर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक बड़ा एटम जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, जब उनके ऊपर हम बमबारी करते हैं न्यूट्रॉन की तो वो छोटे एटम के अंदर स्प्लिट अप हो जाता है। ऑलराइट, तो स्पेशली हम यूज करते हैं यहाँ पर यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। तो ये जो एलिमेंट है इनके नाम याद रखना। ऑलराइट, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जनरली हम काम में लेते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। इसके अंदर एक हैवी एटम स्प्लिट अप हो जाता है लाइटर एटम के अंदर। ऑलराइट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इन्हीं का यूज होता है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ऑलराइट, तो इन एलिमेंट का नाम याद रखना, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। एक टर्म्स और पढ़ने को मिलेगा आपको, न्यूक्लियर फ्यूजन FUSION, ये है FISSION। फ्यूजन और फ्यूजन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसके अंदर फ्यूजन की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, लाइट एलिमेंट होते हैं ना, लाइट एलिमेंट कंबाइन होकर एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं। लाइट एलिमेंट कंबाइन होकर एक हैवी एलिमेंट बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बम के बारे में बात करूं, हाइड्रोजन बम और ये न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सन के ऊपर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। ऑलराइट, फ्यूजन FUSION फ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। ऑलराइट, ये जनरली हम बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, और ये क्या बनता है, हीलियम बनता है। क्या बनता है, हीलियम बनता है। ये इस प्रोसेस से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, इसमें क्या होता है, 2 लाइट न्यूक्लियस या 2 लाइट एटम कंबाइन होके एक बड़ा एटम बनाते हैं। हाइड्रोजन बम इसी पे बेस्ड है, हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है, फ्यूजन पे बेस्ड है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है। तो आपको ये नहीं पूछेगा, ओके, आपको पूछेगा न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर एक हैवी एटम स्प्लिट अप हो जाएगा लाइटर न्यूक्लियस के अंदर या लाइटर एटम के अंदर। तो जनरली यूज किए जाने वाली एलिमेंट है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था अपना ये चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक एमसीक्यूज और एक वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। किसी का भी गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा टाइम देना आपको विंड एनर्जी पे, बायोगैस प्लांट पे, सोलर एनर्जी पे, और मैं बात करूं यदि हाँ ये ओशन थर्मल एनर्जी
बस यहाँ पे यह टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ना, वो कई बार आपको 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि टॉप और बॉटम के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी। ऑलराइट, बायोगैस, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और फाइनली न्यूक्लियर एनर्जी, और थोड़ी सी जानकारी इसकी। ये था अपना चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत आसान है चैप्टर स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, आपके पूरे में से पूरे आएंगे इसमें। ऑलराइट, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 14, और ये चैप्टर है 2 मार्क्स का। इसमें एक आएगा एमसीक्यूज, एक आएगा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। ऑलराइट, हम बात करें आवर एनवायरनमेंट की, तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा एक टेक्निकल टर्म्स, दैट इज इकोसिस्टम। दैट इज इकोसिस्टम। मैं बोल सकता हूँ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ सकता है डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को डिफाइन कीजिए, इकोसिस्टम को डिफाइन कीजिए, या ऐसे पूछेगा राइट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स मैं बात करूं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम एक स्पेशल एरिया के अंदर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के जॉइंटली इकोसिस्टम में आते हैं, इकोसिस्टम आते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं the composition of ecosystem is made by biotic or abiotic components. All the living organism of a area and all non-living factors of environment jointly called ecosystem. तो इनके फैक्टर के बारे में पूछ सकता है आपको कि इनके कितने फैक्टर का, 2 फैक्टर है। एक इकोसिस्टम मिलकर बना होता है बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, डिकम्पोजर ये आते हैं, और ए का मतलब होता है नॉट बायोटिक, मतलब उनके अंदर लाइफ नहीं होती, लाइक सनलाइट हो गया, रेन हो गया, सॉइल हो गया। ऑलराइट, सॉइल हो गया, तो ये आते एबायोटिक में, एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड होते हैं। ऑलराइट, और इसके बाद में इसमें चैप्टर में आता है 1 मार्क्स में मैं बात करूं तो आपसे पूछेगा डिफाइन फूड चेन। फूड चेन के बारे में बताइए। यदि फूड चेन के बारे में नहीं पूछेगा तो डिफाइन फूड वेब के बारे में पूछ सकता है। बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो आपको कोई एक फूड चेन का डायग्राम भी पूछ सकता है कि एक ग्रासलैंड के अंदर एक फूड चेन का डायग्राम बनाइए। तो ग्रासलैंड के अंदर क्या होता है, ग्रास को कौन खाता है, हार्बिवोरियस, लाइक गोट हो गया, डियर हो गया। अब गोट को कौन खाता है, लोइन खाता है। तो आप ऐसे इनको बना सकते हो, या फिर ग्रासलैंड में आप छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप बता सकते हो कि ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर को कौन खाता है, स्नेक खाता है, स्नेक को कौन खाता है, ईगल खाता है, ईगल को कौन खाता है, ये लास्ट में डिकम्पोज हो जाता है। तो आपको डायग्राम भी पूछ सकता है। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है इसमें एक डायग्राम जिसमें एनर्जी का फ्लो बताया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम की डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछ सकता है, फूड वेब की डेफिनेशन पूछ सकता है, और एनर्जी फ्लो के बारे में पूछ सकता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, तो उनके डायग्राम को रिप्रेजेंट कीजिए। तो आपको डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट आर डिपेंड ऑन, या ग्रीन प्लांट को कौन खाते हैं, हार्बिवोरियस को कौन खाता है, कार्निवोरियस को कौन खाता है, टॉप कार्निवोरियस। तो आपको एक ऐसे ट्राइंगल बनाकर उसके अंदर पहले प्रोड्यूसर, फिर हार्बिवोरियस, कार्निवोरियस और ऊपर टॉप कार्निवोरियस, ऐसे आपको बनाना है। ओके, 1 2 3 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में यदि मैं बात करूं और एनवायरनमेंट के अंदर, तो ओजोन लेयर, ये जो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना एमसीक्यूज यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ऑलराइट, सो ओजोन लेयर स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, ओजोन लेयर डैमेज हो रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये सिंथेटिक केमिकल जो कि लास्ट ईयर पूछा था, CFC की फुल फॉर्म बताइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में। तो स्टूडेंट्स, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। ओजोन एक पॉइजनस गैस होती है। ओजोन लेयर ये ओजोन लेयर है, और यहाँ पे एक होल हो गया, होल की वजह आपका ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन कैसे बनती है स्टूडेंट्स, ये अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आती है, क्योंकि ये होल हो गया तो ये O2 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के एटम के अंदर स्प्लिट हो जाता है। बाद में ये एटम O2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, O3, और यही क्या है, ओजोन है। क्या है, ओजोन। फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। तो ओजोन लेयर के अंदर जो होल हो गया या ओजोन लेयर डिप्लेट हो गई, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सिंथेटिक केमिकल, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन आजकल CFC की जगह आ गए HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द ओजोन लेयर,
तो दैट्स वाई साइंटिस्ट लोगों ने सोचा इनका कोई अल्टरनेट ढूंढ के लेके आते। तो आजकल CFC किसी का यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो मैं बोल सकता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा इसकी फुल फॉर्म, UNEP की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकते हैं कि UNEP की फुल फॉर्म क्या है। ओके, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ऑलराइट फ्रेंड्स, और इसके बाद बेस चैप्टर में लास्ट में आता है कि गार्बेज की मैनेजिंग कैसे करें। तो गार्बेज की मैनेजिंग कैसे करें स्टूडेंट्स, यदि 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में तो मैं बोल सकता था कि यहाँ से आपको पूछ सकता है हाउ कैन वी मैनेज गार्बेज, बट यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में अपने क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, फूड वेब की डेफिनेशन और एनर्जी फ्लो। एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इसका एक डायग्राम। ऑलराइट, ओजोन लेयर के बारे में जानकारी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर था अपना अवर एनवायरनमेंट, बहुत ईजी है, किसी का भी गलत नहीं होगा। और फाइनली लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कितना बड़ा चैप्टर और खाली 1 मार्क्स का MCQs पूछा है, MCQs पूछा है, किसी का भी गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, और मैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करूं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली फॉरेस्ट और फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट और वाटर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, फॉरेस्ट और वाटर के बारे में। स्टूडेंट्स 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा तो स्पेशली यहाँ आपको कुछ मोमेंट के बारे में पढ़ना होगा, कुछ मोमेंट के बारे में पढ़ना होगा, लाइक चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा, अमृता देवी बिश्नोई के बारे में पढ़ना होगा। ओके, और एक मोमेंट था बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर साल फॉरेस्ट, वहाँ के लोगों ने साल के ट्री काट दिए थे, लेकिन बाद में डिपार्टमेंट के लोगों ने और गांव के लोगों ने कोऑपरेट करके उस पूरे जंगल को वापस रीफॉरेस्ट कर दिया। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है, और इनकी याद में एक प्राइज भी दिया जाता है, प्राइज भी दिया जाता है। तो आपको क्या पढ़ना है, यदि फॉरेस्ट के बारे में बात करें तो कुछ लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया फॉरेस्ट को बचाने के लिए। तो उन लोगों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ऑलराइट, चिपको आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई और वेस्ट बंगाल का जो साल फॉरेस्ट है उनके बारे में जानकारी पूछ सकता है। तो 1 नंबर का बहुत मुश्किल है, कहां से आएगा। ऑलराइट, और वाटर फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग में स्टूडेंट्स आपको क्या पढ़ना है। तो लास्ट ईयर पूछा था कि टिहरी डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, तो डैम से तो मुझे नहीं लगता इस साल कुछ पूछेगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को सेव करने के लिए, जैसे अपने राजस्थान के अंदर है खडीन है, नादिज है, ऑलराइट, हिमाचल के अंदर कुलाज है, कुलाज, हिमाचल के अंदर कुलाज। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है कि कुलाज कौन से स्टेट की ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। तो आपको पूछेगा तो वो राजस्थान की पूछेगा, तो याद रखना खडीन और नादिज, नादिज आर द वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड्स बाय विच पीपल सेव रेन वाटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इस चैप्टर में और क्या है स्टूडेंट्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मोस्टली मैं बोल सकता हूँ कि आप वाटर वाले पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना। ऑलराइट, फॉरेस्ट के बारे में आपको क्या पढ़ना है, चिपको आंदोलन, अमृता देवी बिश्नोई और वेस्ट बंगाल का जो मूवमेंट था वो। वाटर फॉर ऑल के अंदर जो अलग अलग स्टेट है भारत के, वहां पर पुराने टाइम से वाटर को सेव करने के अलग अलग मेथड्स यूज की जाती है। तो स्पेशली आप राजस्थान, और एक स्पेशली हेडिंग दी गई है अपने एनसीईआरटी के अंदर कुलाज, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 400 साल से यूज की जाती है। तो स्टूडेंट ये थे अपने 3 चैप्टर, जो भी मैंने आपको बताया कि ये पढ़ना, प्लीज उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, और ये अपना सुपर फास्ट रिवीजन पूरा हो जाता है। नंबर ऑफ चैप्टर थे टोटल 16। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आई ट्राई माय बेस्ट टू मेक इजी चैप्टर एंड वेरी शॉर्ट टाइम। ऑलराइट, और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए प्लीज उन पे थोड़ा आप ज्यादा ध्यान देना। और इस वीडियो में इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।